कक्षा 12वीं का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। संधारित्र, इसको हम लोग इंग्लिश में कैपेसिटर या कंडेंसर भी बोलते हैं, जो पंखे में लगा रहता है वो व्हाइट कलर का कंडेंसर जिसमें 2 वायर बाहर दिखाई देते हैं बेलनाकार, वही है संधारित्र। तो एग्जाम में भैया 2 बार आ चुका है। तो क्या है भैया इसका कार्य सिद्धांत, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना, आकार और आयतन को बढ़ाएंगे नहीं, उतना ही रखेंगे, लेकिन उसकी विद्युत धारिता जो है बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है, वीडियो को पॉज करो और ये परिभाषा को लिख लो और ये चित्र को बना लो। तो इसका कार्य सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। समझने के बाद आगे हम लोग वीडियो से थ्योरी कॉपी कर लेंगे। तो हमारे पास 2 चालक प्लेट है, प्लेट ए और प्लेट बी। जब प्लेट ए को धन आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के निकटवर्ती में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा दूरवर्ती में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये जो ऋण आवेश दिखाई दे रहा है प्लेट बी के निकटवर्ती में, वे प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, तथा ये जो धन आयन दिखाई दे रहा है ये प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि ये इसके पास में है इसलिए इसकी जीत हो जाती है, और एक सूत्र है जिसकी सहायता से धारिता का मान बढ़ जाएगा। ये थ्योरी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक व्हाइट बोर्ड पर एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो थ्योरी को हम समझाया है वो यहाँ पे लिखा है, तो भैया वीडियो को पॉज कर लो और ये थ्योरी कॉपी कर लो। तो जो अभी हम बताएं वो थ्योरी यहाँ लिखा है कि जो चालक प्लेट ए है उसको धन आवेश दिया गया और विद्युत प्रेरण के कारण बी का जो निकटवर्ती या समीपवर्ती है वहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा दूरवर्ती भाग में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्लेट बी का जो ऋण आवेश है वो प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, ये बढ़ाना नहीं है, घटाने का प्रयास करता है, यहाँ पे घटाने आएगा, घटाने का प्रयास करता है। जबकि जो धन आवेश है, जो प्लेट बी का धन आवेश है वो प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जो ऋण आवेश है, प्लेट बी का ऋण आवेश है वो पास में है प्लेट ए के, जो पास में भैया वो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा, विभव के मान को कम कर दिया जाएगा, और इस सूत्र की सहायता से v का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। ये थ्योरी को कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, और अभी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट 1 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा। इसको व्हाइट बोर्ड पर चल के समझाते हैं हम क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पर कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, मतलब जो व्यक्ति अपने कर्म की पूजा करता है वही सबसे बड़ा जो है कर्म योगी है। भाई कर्म की ही पूजा करनी चाहिए हमको। तो कर्म की पूजा ही जो है ईश्वर की पूजा है। जो आपको काम दिया गया है उसको पूरी शिद्दत के साथ कीजिए और आप निश्चित ही सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, और सफल हो जाएंगे एक दिन। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं जो कि है संधारित्र का कार्य सिद्धांत। एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसका वर्णन देखें। प्लेट ए को धन आवेश दिया जाता है, प्रेरण के कारण प्लेट बी के निकटवर्ती में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा दूरवर्ती में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और प्लेट बी का जो ऋण आवेश है इसके विभव को कम करने का प्रयास करता है, उसका दुश्मन है। और ये जो धन आवेश है इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो भैया ये तो पास में है, इसकी जीत हो जाती है। और इस सूत्र के हिसाब से C = Q/V, अगर विभव का मान कम करोगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। मतलब इसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझें तो स्टडी = 1/कोरोना, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर कोरोना की संख्या केस कम होते जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं कम, कोरोना के केस कम होंगे तो स्टडी जो है बढ़ जाएगा। मतलब कोरोना के केस कम होंगे तो स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, कोचिंग खुल जाएगा, स्टडी बढ़ जाएगा। अब ये मतलब कम ज़्यादा समझ नहीं आया, इसको बढ़िया एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बार में समझ में आएगा।
और ये है व्यक्ति ए का घर और उसके जस्ट बाजू में है व्यक्ति बी का घर। ये लो भाई, और व्यक्ति बी और ए एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यार दुश्मन है तो दुश्मन क्या चाहेगा भाई? दुश्मन यही चाहेगा कि यार ये तो निपट जाए, आगे मत बढ़ पाए, ज़िंदगी में तरक्की ना कर पाए, यही चाहेगा। हर दुश्मन यही चाहते हैं। लेकिन मैं अपने दुश्मनों की एक बात बोलना चाहूँगा, मैं ये नहीं चाहता कभी। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन हमेशा आगे बढ़े, तरक्की करे, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर वो बुजुर्ग बूढ़े हो चुके तो साले फिर से जवान हो जाए और दो दो हाथ करने मेरे सामने आ जाए। तो ये खुली छूट थी, चेतावनी थी मेरे दुश्मनों के लिए कि थोड़ा ढंग से खा पी के आओ यार, अब मारने वारने के लिए मेरे को साले भूखे पेट आते हो। तो ये दुश्मन है इसका। तो ये क्या चाहता है कि ये ज़िंदगी में तरक्की ना करे। अब होता क्या है, लेकिन सी क्या है, इसका मित्र है, इसका दोस्त है। और मित्र क्या चाहता है कि ये तरक्की करे, आगे बढ़े। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग की कहानी क्या है दोस्तों, कि मित्र खुद बोलता है साला ये नंबर कम कैसे पाए। इसके चक्कर में मेरे पापा मेरे बहुत चिल्लाए थे, ये नंबर कम पाना चाहिए। इसके लिए इसको गार्डन घुमाने लेके जाऊंगा, पढ़ाई टाइम पे इसके घर जाऊंगा, गार्डन घूमने चलो बोलूँगा इसको। ये कहानी है। अरे यार टॉपिक से थोड़े भटक गए थे, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए मित्रों। तो ये इसका मित्र है और ये चाहता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़े। कुछ लोग बोले ऐसा होता नहीं, मान लो यार काल्पनिक घटना पर आधारित कहानी है। तो बी क्या चाहता है, इसका दुश्मन है और ये चाहता है कि ज़िंदगी में आगे मत बढ़े। अब होता क्या है, अब होता ये है भैया, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है, बाल खींच खींच के मारा, झपड़िया रहा है। ये तो दुश्मन है, ये तो चाहता है कि तरक्की ना करे। देखो बात मत करो बीच में। ये तो चाहता है कि तरक्की ना करे क्योंकि दुश्मन है ये। तो यार घर पास में होने के कारण एक दूसरे को झबड़ियाना स्टार्ट कर दिए, मारना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की। ये बोलता है मोनो मेरे भाई मैं आ रहा हूँ तेरी जान बचाऊंगा। लेकिन जब तक ये आता है तब तक इधर से चमड़ी समेत बाल इसका उखड़ जा रहता है। पिक्चर में लेट एंट्री होती है, तो लेट एंट्री हुई मतलब दुश्मन की जीत हो गई। सेम कहानी, जिनको वो समझ में आ गया उनको ये समझ में आ गया। ये पास में है और इसकी जीत हो जाती है, विभव को कम करने का प्रयास करता है और ये विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इसकी जीत हो जाएगी, विभव कम होगा, विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि धारिता बढ़ जाए। तो ये थी कहानी, दोस्त और दुश्मन के बारे में मस्त बता के एग्जाम्पल दे समझाए। और ये हमको समझ में आ गया दोस्त और दुश्मन वाला, इसको हमेशा याद रखेंगे। तो ठीक है भाई, ये हम लोग देख लिए। तो दोस्तों मैं आज बताऊंगा ऊधम सिंह के बारे में। इंटरेस्टिंग कहानी है, देखते जाओ। तो ऊधम सिंह पे यार पिक्चर वगैरह बन रहा है, लेकिन बहुत पहले से हम क्लास में इसके बारे में बताते आ रहे हैं। खूब सारे क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे और बीच बीच में स्वामी विवेकानंद से लेकर के महात्मा बुद्ध और गुरु नानक साहब के बारे में भी हम लोग उसके सूक्ति वाक्य देखेंगे, जो कि हमारे रियल लाइफ में बहुत काम आएंगे। चलो तो उस शहीद ऊधम सिंह के बारे में सुनते हैं। तो एक जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक कांड कर दिया, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसका मेरे को एग्जैक्टली डेट वगैरह याद नहीं है, ईयर आई थिंक 1990 है क्या, कुछ नंबर 1870 है। चलो ठीक है, रहने दो। चलो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें जनरल डायर नाम का अंग्रेज होता है। जो जलियांवाला बाग में एक्चुअली खूब सारे जो क्रांतिकारी होते हैं वो बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। और मीटिंग करते समय जनरल डायर आ जाता है और सभी निहत्थों पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। और सारे सैनिक उसके गोली चलाना स्टार्ट करते हैं। और जलियांवाला बाग में खूब सारे जो आए थे, शांतिपूर्वक उन लोग मीटिंग करने आए थे रात के समय या शाम के समय, तो उनमें निहत्थे खूब सारे क्रांतिकारियों की मृत्यु हो जाती है। आज भी अगर जलियांवाला बाग जाएंगे हम लोग तो उनकी दीवारों पर जो है अंग्रेजों के गोली के निशान वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उसी में एक ऊधम सिंह नाम के व्यक्ति होते हैं जिनके पैर वगैरह में गोली लग जाती है और बाद में उनको पैर को शायद आई थिंक एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है कि उनका पैर को काट दिया जाता है या फिर वो बिना पैर के रहते हैं, लेकिन जो भी उनको चोट लगती है वो देखते हैं जनरल डायर जो है इतना कर्म करने के बाद, इतना मतलब खून खराबा करने के बाद जब वापस लौट के जा रहे थे तो भी गोलियां चलाते हुए जा रहे थे। भारतीय प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाते हुए जा रहे थे। तो ऊधम सिंह उस दिन शपथ ले लेते हैं कि मेरा जिंदगी का सिर्फ एक लक्ष्य है, मैं जनरल डायर की मृत्यु देखना चाहता हूँ। जनरल डायर, अब ये बात पूरे इंडिया में फैल जाती है कि इतना बड़ा नरसंहार किया गया जनरल डायर के कारण, तो बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना होती है। लेकिन अंग्रेज सरकार इस बात को दबाने के लिए क्या करता है, इसको वापस इंग्लैंड भेज देता है और इंग्लैंड में जाकर के इसको बहुत सारा इनाम दिया जाता है कि आपने सही किया।
इसको उधम सिंह देखता है, उधम सिंह को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे व्यक्ति का मतलब इतना तारीफ हो रहा है जो भी है, तो उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है शहीद उधम सिंह जी का, कि मैं कैसे भी करके अपने ज़िंदगी में, मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक लक्ष्य है, मैं जनरल डायर की मृत्यु देखना चाहता हूँ, उधम सिंह। तो यार अब ये क्या करते हैं उधम सिंह, ये प्लानिंग करते हैं कि मैं इंग्लैंड जाऊँगा और इंग्लैंड जाने के बाद उसको जान से मार दूंगा। उस ज़माने में इंग्लैंड जाना, जो कि खुद हम अंग्रेज के ग़ुलाम थे, तो ये पूरी तैयारी करते हैं कैसे मैं इंग्लैंड जाऊंगा, कैसे मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा, कैसे कैसे चीज़ें करूंगा, इंग्लैंड में जा कर के वहाँ कैसे सालों तक रहूंगा। तो वो इंग्लैंड गए, कई सालों तक वहाँ रहे, नौकरी किए, बहुत सारी चीज़ें किए और एक बंदूक का अरेंजमेंट किए। अगर ऐसा करते करते स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, 1942 या 45 आ गया, 15, 20, 30 साल बीत गए, लेकिन उनको अभी भी उनको याद था कि मेरे को जनरल डायर को मारना है। और एक मीटिंग में जनरल डायर, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और इंग्लैंड का एक मीटिंग चल रहा होता है, 25-30 साल बीत गए इस क्रांतिकारी को, और इंग्लैंड में जा करके वो मारने लग रहा है। किसको मारने वाला है? किसको? जनरल डायर को। अब होता क्या है, उधम सिंह जाते हैं भैया, उधम सिंह जाते हैं और खूब सारे व्यक्ति वहाँ पर अंग्रेज बैठे होते हैं और जनरल डायर के सामने निकालते बंदूक और उसको वहीं पे ठोक देते हैं। कौन? उधम सिंह। वो बोलते बेटा बहुत मार लिया, अब मेरी बारी है, उसकी वाट लगा देते हैं वहीं पे। तो ये थी एक क्रांतिकारी का बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बदला जो लिया गया। अब मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और जो इंग्लैंड से देख रहे हैं मेरे जो अंग्रेज भाई लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बुरी खबर भी है, और कहीं ना कहीं वो भी तो साले मेरे दुश्मन ही है ना बे। तुम साले 200 साल तक गुलाम बनाओगे, हम तुमको बेबी नहीं बोल पाएंगे बे, ऐसा थोड़ी होगा साले। देखो इसका एक इंटरेस्टिंग बात तुमको बताता हूँ। इसमें होता क्या है, 1942 को जब ये उधम सिंह नाम का व्यक्ति ऐसा उधम मचाता है इंग्लैंड में, तो इन लोगों के जो है दिल दहल जाता है। यार अंग्रेज, सोचो यार, हम तो साले इंडिया को 200 साल तक गुलाम बनाए हैं और एक आदमी घर में घुस के हमको मार दे रहा है, तो बहुत खतरनाक सी बात है। तो कुछ ही साल के बाद देश को क्या मिल गई दोस्तों? आज़ादी मिल गई। अब तुम मेरे को एक चीज़ बताओ, इस क्लासरूम में कोई अंग्रेज बैठा है क्या? नहीं बैठा है। बैठा होता तो यही कुछ लोग झपड़िया देते, क्योंकि कल क्रांतिकारी जो है कुछ लोग जागने वाला है, कल 15 अगस्त भी है, जागने वाला है। तो एक इंटरेस्टिंग बात तुम लोग अपने आप से पूछे है, तुमको मैं बताता हूँ कि भारत में कहीं पर कोई ऐसा होता है क्या कि अंग्रेज जो है कहीं पर पार्षद बन के दिखा दे? कहीं पर अंग्रेज मेरे को आके, किसी मोहल्ले का पार्षद अंग्रेज है कोई? नहीं है। जो व्यक्ति हमको 200 साल तक गुलाम बनाते हैं वो हमारे देश में कहीं पार्षद भी नहीं है। लेकिन मैं तुमको जानकारी के लिए बता दूं, खूब सारे इंडियन ऐसे हैं, भारतीय ऐसे हैं जो जा करके कहाँ बस गए? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में तो बस ही है दोस्तों, वहाँ जा करके वहाँ के मेयर भी हैं, वहाँ के जो सांसद होते हैं ना, सांसद विधायक जो होते हैं ना, वो तक के पोस्ट में इंडियंस है। तो अपने आप में प्राउड की बात है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं साले कि अंग्रेज तो गए कहाँ इतने खतरनाक तरीके से जाके जब कोई गोली मारेगा घर में घुस घुस के, तो वो दर्द आज तक भयभीत हैं। तो उन अंग्रेजों को मैं बोलना चाहूँगा, बेटा इधर आना भी मत, पार्षद का भी चुनाव हार जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कई सालों से जो मेहनत करते हैं वो साले पार्षद का चुनाव हार जाते हैं, और रातों रात जो पौवा बांटते हैं उधर से साले वो जीत जाते हैं। देख रहे हो? तो भैया एक अंग्रेज देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ पर? भारत में पार्षद बनने देंगे भी नहीं। जैसे मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि तमिलनाडु के इस इलाके में पार्षद के लिए खड़ा है, मैं खुद उधम सिंह बन जाऊंगा, जाके जब पड़ जाऊंगा। कुछ लोग वो बोलेगा सर लेकिन हम तो आपको गुलाम नहीं बनाया, हमको क्यों मार रहे? अब लेकिन तेरा दादा तो बनाया था ना गुलाम, तो कैसे मतलब? तो आप क्यों मार रहे हो? तेरे दादा ने मेरे दादा को झपड़िया है, तो बदला तो लेना बनता है ना भाई, कम से कम इतना तो मारूंगा तेरे को मैं। तो कुछ लोग बोले झपड़िया ले, वैसा नहीं, कम से कम जान से तुझे झपड़ियाऊंगा, जान से मारूंगा। बोले भाई जान से मत मारना, ठीक है। दौड़ के आऊँगा, कोहनी के बल उसके पीठ में चढ़ जाऊँगा और उसका रीढ़ की हड्डी से एक आवाज़ आएगा। उसके बाद बोलूँगा अब लड़ ले पार्षद चुनाव। वो बोलेगा अब क्या बाबा जी लड़ूंगा मैं? साले घुस के मारेंगे, बता रहा हूँ मैं, घुस घुस के मारेंगे। तो दोस्तों ये हमको समझ में आया जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जिसमें उधम सिंह नाम के व्यक्ति ने कितना बढ़िया काम किया। तो इससे हमको क्या सीख मिलता है कि दोस्तों अन्याय करने वाला अपराधी है, लेकिन अन्याय सहने वाला उससे बड़ा अपराधी है। अन्याय सहना नहीं, मार दो झपड़िया दो साले को, देखा जाएगा।